हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बढ़िया हैं आप सभी? चलो डियर, तो उम्मीद है आपने रात वाला लेक्चर भी अटेंड किया होगा जिसमें हमने मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट किया है 9 बजे। उसका फर्स्ट लेक्चर कल हुआ था जिसमें तुर्की आक्रमण के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। और इसके आपको मैंने शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी देख लिए होंगे ना उसके। जस्ट अ मिनट, है ना। आयुषी, जागृति जी, हाय, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आप सभी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। तो गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को भी डियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स क्या होंगे इसके बारे में भी देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाना है, सारी चीजें आपको। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चलो। हेलो गोविंद जी, हाय जागृति जी। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर, अनअकैडमी के आप प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो दो तरह की सब्सक्रिप्शन लेकर। एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है और एक प्लस सब्सक्रिप्शन है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, बट अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर मिलती है। तो आप इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, अनअकैडमी के जितने भी जो हमारे वीडियोस होते हैं ना, जो प्लस प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि मेरा यूनिट 3 और यूनिट 4 के वीडियोस आने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के साथ, तो वो आप अवेलेबल होंगे। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के, जो कि नॉर्मली फ्री क्लासेस में अवेलेबल नहीं होते हैं। पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, फिर जो भी हमारे नए नए कोर्सेज स्टार्ट यहाँ पर हुए उन सारे कोर्सेज को आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आज 13 जुलाई है, आज से एक हमारा आइकॉनिक बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर टीच कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ बैचेस हम लोग ने स्टार्ट किए हैं, एक 20 जुलाई को और 27 जुलाई को, जो कि आपका प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग के साथ कवर करता है। मैंने भी आपके लिए कुछ मेंस के कोर्सेज लेकर आया हूँ जिसमें मैं यूनिट 1 से लेके 5 तक हिस्ट्री एक साथ कवर कर रहा हूँ। एक साथ का मतलब ये होता है, यूनिट 1 आप मेरे साथ सुबह 8 बजे पढ़ोगे, यूनिट 2 रात में 9 बजे पढ़ोगे, और 3 और 4 प्लस पर मैंने अपडेट किया हुआ है जो कि 11 बजे सुबह होगा। वीकेंड पर हम यहाँ पे यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह से पूरा यूनिट 1 से लेके 5 तक आपका एक साथ कवर होगा। उनके साथ साथ मैंने लेसन्स भी यहाँ पे दिखा दिए हैं, जैसे कि आज हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कवर करने वाले हैं और 3 अगस्त तक आपकी पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी शॉर्ट नोट्स के थ्रू। फिर मिडाइवल हिस्ट्री का भी इसी तरह से बना हुआ है कि 12 अगस्त तक पूरा मिडाइवल हिस्ट्री हो जाना है और 23 अगस्त तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा यूनिट 3 कवर। और अगस्त के महीने में लास्ट तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 यूनिट आपके एक ही महीने में कवर करवा दूं, 1.5 महीने में। तो आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा, यूनिट 1 अभी हो गया, 2 कब होगा और 3 कब होगा। तो इन क्लासेस की पीडीएफ और लेक्चर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो मेरा प्लस कोर्स 3 और 4 का यूनिट का चल रहा है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको मेरे कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मेरा कोड है ADYT अंकुर दुबे यूट्यूब। अगर आप इस कोड को डालोगे आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले आप सभी को लिए सैलजा, आप सभी होगा, काजल, गोविंद, अदिति जी, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी मुझे सिखाई हैं और मुझसे भी आप लोग कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आप लोग को शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के।
फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये रहे आपके शॉर्ट नोट सिंधु घाटी सभ्यता का, देख लीजिए 2 पेज में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कवर है। देखें, ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जैसे एक कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन दीजिए, परिचय दीजिए, तो आप उसमें कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन बताऊंगा अभी, उसका इंट्रोडक्शन कैसे आएगा। तो सन हो गया, खोज हो गया, नाम हो गया, ये तो ये इसका एक परिचयात्मक वर्णन में छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में परिचय। फिर उसके बाद अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाएंगी तो यहाँ पर पूरी विशेषताएं हैं, नगर नियोजन, सार्वजनिक स्नानागार, जल प्रबंधन, स्थायी संस्था, ये आपको यहाँ पे विशेषताएं दी है। विशेषताओं के बाद आई नो आपको बिलर दिख रहा होगा, चिंता नहीं करो, अभी मैं आपकी यहाँ पे लाइटनिंग एडजस्ट कर दूंगा तो आपको एक दिखने लगेगा, ठीक है। 2 मिनट, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के ऊपर आएंगे। फिर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे कला और संस्कृति। कला संस्कृति यही है, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक संरचना, ठीक है, पुरोहित वर्ग, हर एक चीज आपको शॉर्ट लैंग्वेज में, मतलब इनको पूरा का पूरा एक शॉर्ट तरीके से यहाँ आपको दे दिया गया है। तो आपको अब अलग से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। लगभग 100 पेजेस में पूरी हिस्ट्री कवर है, 100 से 150 पेजेस में यूनिट 1 से 5 तक कवर करके देने वाला हूं। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको दे रखा है कहां से कहां तक पढ़ना हमें। यूनिट 1 में, यूनिट 1 हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि कल हमने जो तुर्क आक्रमण पढ़ा था वो भी इसके अंदर आएगा, तो उसको हम मिडाइवल हिस्ट्री में कवर कर रहे हैं। अभी हम हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। तो इतिहास को हमने 3 तरह से भागा था, बांटा हुआ था। एक प्राचीन, ठीक है, दूसरा मध्यकालीन और आधुनिक। तो आज हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं और किस तरह से प्राचीन इतिहास को पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल आता है, ठीक है। पाषाण काल के बाद आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब चूंकि हमारे सिलेबस में पाषाण काल के बारे में नहीं दे रखा है, सीधा हमारा सिलेबस सैंधव सभ्यता से शुरू होता है, तो पाषाण काल नहीं पढ़ना है। पाषाण काल का मतलब ये होता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे सैंधव सभ्यता पे आ जाएंगे। अब सैंधव सभ्यता के साथ वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आपका प्रौद्योगिकी हो गया, मौर्य हो गया, उत्तर मौर्य, गुप्त हो गया, फिर आपके जो विदेशी आक्रमणकारी थे जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, सिकंदर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। अब इनमें से क्वेश्चंस कहां से आते हैं? मेंस में। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं डियर, उनका एक प्रोफार्मा सेट है। प्रोफार्मा सेट है का मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स में तो हम फैक्चुअल पढ़ लेते हैं कि अशोक के कितने यहाँ पे शिलालेख थे, ठीक है, कौन सा शिलालेख कहाँ पर पाया जाता है। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है। मेंस में इसका एक जो प्रोफार्मा सेट है उसका मतलब ये होता है कि मेंस में केवल ये जो आपकी 4 जगह दिख रही हैं, अधिकतर यहीं से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक 5वीं जगह भी होती है जिसमें धार्मिक लिखा होता है, ठीक है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और कला और संस्कृति, केवल क्वेश्चंस मेंस में यहां से कोट होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है जहां से आपके क्वेश्चंस कोट होने वाले। आपको दिखा भी दूंगा, जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बताना था। ये क्वेश्चन कब आया था? आपका 2019, अभी लास्ट टाइम मेंस में आया था। 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताना था आपको, एक क्वेश्चन ये आया था। तो जो भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं ना, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इसी तरह से, इसी जगह से ही बनेंगे, इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए तो शुरुआत करते हैं हमारे सैंधव सभ्यता की। सबसे पहले तो डियर, पहले हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता क्या थी, इसका उत्खनन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इसके उत्खनन में भाग लिया। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए। आई थिंक आपको वो शेडो आ रहा होगा, एक बार में 1 मिनट।
अब आपको लाइटनिंग इशू नहीं होगा, क्योंकि लाइटनिंग इशू हो रहा था ना, अब लाइटनिंग इशू नहीं होगा, अब आपको विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। ओके चलिए, तो सबसे पहले बात की जाती है सैंधव सभ्यता के बारे में कि सैंधव सभ्यता का उत्खनन के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति रहे, ठीक है, जिन्होंने सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्रमुख भूमिका अदा की। तो 1921 के आसपास सैंधव सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रमुख भूमिका यहाँ पर दयाराम साहनी जी के द्वारा निभाई गई। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके पहले सभ्यता के बारे में यहाँ पर कोई जानते नहीं थे। बेसिकली हुआ क्या था कि जब अंग्रेज, ठीक है, रेलवे लाइन डालना उन्होंने शुरू किया था। पहली जो रेलवे लाइन थी लगभग 1853 के आसपास, ठीक है, हमारे भारत में डाली गई थी। तो जब पाकिस्तान में खुदाई हो रही थी रेलवे लाइन के लिए, तो बाजू में पड़े हुए खंडर से बहुत सारी ब्रिक्स वगैरह, जो ईंट वगैरह होती है, उनका यूज किया जा रहा था इस रेलवे लाइन में। अब हुआ क्या था, उसी के कुछ टाइम पहले लगभग 1825 से 35 के बीच में इंग्लैंड में, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होने के साथ साथ वहां के जो प्रमुख थे, जो कनिंगम हो गए, तो वो यहां पर आए। तो उन्होंने देखा कि ये खंडर तो काफी सारे, काफी पुराने लग रहे हैं यहाँ पे। फिर उसकी कार्बन डेटिंग की गई। तो तब जाकर सैंधव सभ्यता हमारे सामने आई। नहीं तो सैंधव सभ्यता तो कोई, हम लोग जानते भी नहीं थे कि सैंधव सभ्यता यहाँ पर कोई होती है। हम तो सीधा अपना जो प्राचीन इतिहास होता है ना, वो वैदिक काल से यहाँ पर शुरू किया करते थे। तब जाके ये यहाँ पर प्रकाश में आई, जिसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उसका उत्खनन कार्य करवाया यहाँ पर सैंधव सभ्यता का। तो शुरुआत में तो केवल एक ही नगर निकलकर सामने आया, हड़प्पा, देखिए, जो कि सिंधु नदी के किनारे था। अब चूंकि सिंधु नदी के किनारे था, इस कारण से उसको हम यहाँ पर क्या कहने लगे थे? हड़प्पा को, हड़प्पा सभ्यता। धीरे धीरे 1921 में दयाराम साहनी जी आए। 1922 में जस्ट एक साल बाद ही, ठीक है, कौन सा नगर? मोहनजोदाड़ो निकलकर सामने आया। राखलदास बैनर्जी की यहाँ पर भूमिका रहती है। तो फिर कुछ और नगर यहाँ पर निकलकर सामने आने लगे, तब जाके इसको हमने सभ्यता का नाम दिया। बेसिकली सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, सभ्यता का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े इलाके में लोग जिस धार्मिक चीजों को, ठीक है, जो राजनीतिक प्रणाली है, सामाजिक उनकी गतिविधियां हैं, जो एक प्रकार की होती हैं, उसको हम सभ्यता कहते हैं। जैसे कि आज आपने देखा, अगर हम हिंदू हैं, ठीक है, या मुस्लिम्स हैं, उनकी एक सभ्यता क्या होती है कि काफी एक बड़े पैमाने पर लोग जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। सेम चीज यहाँ पर हुई। तो शुरुआत में तो हड़प्पा की कुछ नगर, और नगर के साथ साथ कुछ चीजें सामने आई। जब हमने बाकी और जगह खुदाई करना यहाँ पर शुरू किया, तब हमें उत्खनन में ये सारी चीजें भी प्राप्त होना और नए नए नगर प्राप्त होना शुरू हुए। एट प्रेजेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग ऐसे 14 नगर हैं जो अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, रोपड़ है, बनवाली है, कालीबंगा है, ऐसे कई शहर हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं इनको पढ़ना। तो इनकी लोकेशन पूछ सकता है, कालीबंगा कहाँ पर है, ठीक है, राजस्थान, किस नदी के किनारे है, घग्गर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में हमें नहीं पढ़ना है। मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपके सामने है। 2019 में आपसे एक 300 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मोहनजोदड़ो का स्नानागार, फिर एक क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर लिखें, टिप्पणी करें। तो क्वेश्चंस आपके इस तरह से कोट होते हैं जो आपके सैंधव सभ्यता से रिलेट करते आएंगे। वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर आप सोच रहे हो कि भैया ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस समय पे हुई थी, 1921, ऐसे नहीं आते मेंस में। कुछ इस तरह से आएंगे। इनको लिखना कैसे, अभी ये भी मैं आपके लिए यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? तो नामकरण, इसको सभ्यता कब कहा जाने लगा? जब हड़प्पा के बाद और भी ऐसे कई नगर थे, उत्खनन में वो हमें जब प्राप्त होना शुरू हुए। जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि सभ्यता का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो एक बड़े पैमाने पर होती है। तो शुरुआत में जो खोज हुई तो केवल एक ही नगर 1921 में निकल कर आया था, हड़प्पा। धीरे धीरे और भी ऐसे उत्खनन करता हमारे सामने है जो एस्केविस्ट थे। ठीक है, राखलदास बैनर्जी हो गया, दयाराम साहनी जी हो गया, ठीक है, VN विस्ट हो गया, नारायण जी हो गए। तब इन्होंने सिंधु सभ्यता के आजू बाजू की और सिंधु नदी की जितनी भी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज मतलब रावी, सतलज, झेलम, चेनाब, सरस्वती, घग्गर, ये कुछ उस नदियों की ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी। इनके बाजू में जब उत्खनन किए
तो उत्खनन करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नगर निकलकर सामने यहाँ पर आए, और फिर हमने जब देखा उन नगरों की, ठीक है, तो काफी सारी चीजें उसमें एक समान थी, ठीक है। तब जाके हमने उसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो नगर थे, ठीक है, जो खोजे गए थे वो सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी सहायक नदियां थी, उनके बाजू में वो सारे खोजे गए थे। इसी कारण से हम इसको सैंदव सभ्यता भी कहते हैं। तो ये इसका एक नामकरण था। अब बात करते हैं इसका विस्तार क्षेत्र के बारे में। छोटा मोटा विस्तार क्षेत्र नहीं था, बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र था। अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, यहाँ पे बलूचिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक, मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर मांडा में आ जाओ, ठीक है, और महाराष्ट्र में पहुंचोगे तो लगभग आपको नीचे कहां तक मिलेगा? आपको ये नीचे का जो हिस्सा हो गया बिल्कुल डाउन तक, ठीक है। इधर आप आओगे उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर, और इधर बिल्कुल लास्ट में पहुंचोगे तो पाकिस्तान का जो बिल्कुल ईरान और इराक से बॉर्डर शेयर होता है ना, बलूचिस्तान वाला, वहां तक। इतने बड़े दायरे में ये सभ्यता यहाँ पर फैली हुई थी। अब इस सभ्यता का अगर आप फैलाव देखोगे तो त्रिकोण है। त्रिकोण मतलब का हल्का से देखो आप, एक ट्रायंगल टाइप का शेप यहाँ पर बना रही है ये। तो ये सभ्यता एक छोटे मोटे दायरे में नहीं, लगभग अपना 10 से 12 लाख हजार स्क्वायर फीट के दायरे में ये फैली हुई थी सभ्यता, ठीक है। ये तो ये इसका एक पूरा विस्तार क्षेत्र था। तो कभी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है कि सैंदव सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? सैंदव सभ्यता जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो कि भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, फैली हुई है। ये एक आप डालोगे। फिर डालोगे इसकी हेडिंग करके एक विस्तार क्षेत्र। फिर विस्तार क्षेत्र लिखोगे उत्तर में जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो बुरजोम वाला इलाका हो गया, वहां से लेकर दक्षिण में कहां तक है, और फिर उत्तर से पूर्व में, जो मैंने आपको समझाया। और फिर साइड में चाहो तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मैप भी बना सकते हो। यहाँ पर आप मैप बना के भी दिखा सकते हो, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके। तो ये इसका एक क्या था? विस्तार क्षेत्र था। अब इसके बाद बात करते हैं इसके काल के बारे में। डियर, इसके काल को लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। आप लोगों ने भी बुक्स में पढ़ा होगा, सैंदव सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2350 से लेकर 1750 के बीच में है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसका टाइम 2800 से लेकर 1700 के बीच में बोलते हैं। कुछ इतिहासकार इससे भी ज्यादा इसका पुराना टाइम मानते हैं कि नहीं, ये तो लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ करती थी। हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का टाइम बेसिकली क्या था? मैं तो आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। आज जहां पर आप रहते हो, भूपेंद्र जी और बाकी सृष्टि जी, तो आप ये देखो कि आपके घर के कभी, ठीक है, 5 या 10 साल पहले कोई जो इलाका होगा बिल्कुल आउटर वाला, जहां पे जंगल या पेड़ लगे होंगे, आज वहां पर आपको क्या दिख रहा है? आज आप जाओगे तो वहां पे बढ़िया सी एक कॉलोनी बन रही होगी। कोई बड़ा एक कॉलोनाइजर आया होगा, उसने काट के वहां पर प्लॉटिंग कर दी होगी। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी। तो एक कॉलोनाइजर आया होगा, उसने काट के वहां पर कॉलोनी और प्लॉटिंग कर दी होगी। तो 10 साल पहले जो कभी जंगल था, आज वहां पर प्लॉटिंग हो गई है, मकान बनना शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज डलना शुरू हो गया। तो आपने देखा विस्तार हुआ, ठीक है। आने वाले टाइम में आप देखोगे तो उसके और आगे तक विस्तार हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका शहर भी धीरे 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 क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड यहाँ पर होता जा रहा है। सेम चीज सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी हुआ था कि इसके बेसिकली 3 फेज हुआ करते थे। एक कौन सा फेज था इसका? फर्स्ट नंबर का, जब इनिशियली ये सभ्यता विकास होना शुरू हुई थी। दूसरा फेज इसका कौन सा था? जब ये बिल्कुल अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थी। और तीसरा फेज जब इसमें डिक्लाइन यहां पर शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिक्लाइन कैसे आता है? आप तो ये बताओ, 2 साल पहले आपने देखा कोविड आया, ठीक है। अब हम तो जानते थे कोविड क्या है, ठीक है, हम तो वहां पर क्वारंटीन भी हो गए थे। क्वारंटीन के साथ साथ हमने फिर यहाँ पर वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया और वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम उस वायरस को, उस महामारी को हम जानते थे, क्योंकि अब हम एडवांस्ड हो चुके थे। तो आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर कोविड के बारे में नहीं जानते तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती ना। सेम चीज यहाँ पर भी थी।
कि एक विकास होता है, विकास पहले शुरुआत होती है, फिर विकास होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होने लगता है, डिक्लाइन यहाँ पर शुरू होता है। तो इसी आधार पर सैंडल सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ना, उसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो एक भाग होता है इसका विकास का। अब इतिहासकार जो थे यहाँ पे, उन्होंने अलग अलग उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उनकी जो कार्बन डेटिंग की, तो किसी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से सपोज मान लीजिए एक मूर्ति प्राप्त हुई, अब उसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो लगभग 6000 साल पुरानी है। तो इन्होंने बोल लिया कि नहीं, सैंडल सभ्यता लगभग 4000 बीसी के आसपास होगी। फिर कुछ अगर हमें वहां से कोई पोट्रीज वगैरह मृदभांड प्राप्त हुए, वो लगभग केवल आप देखोगे तो 2000 साल पुराने थे, तो इन्होंने उसका टाइम कितना बता दिया, 2000 ईसा पूर्व बता दिया। तो इतिहासकारों में यहाँ पर मतभेद है, पर ये जो टाइम पीरियड रहा है 2350 से लेकर 1750 के बीच वाला, ठीक है, इसको इतिहासकारों ने क्या किया है, फेवर्ड किया हुआ है। सारे के सारे जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने 2350 से लेकर 1750 का जो टाइम पीरियड था, लगभग 600 साल, वो यहाँ पर क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख समय बोला हुआ है। तो ये एक सर्वमान्य समय होता है। तो अगर आपसे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सैंडल सभ्यता का इसका समय अवधि या फिर सैंडल सभ्यता के पीरियड के बारे में बताइए, तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले आप डालेंगे सेम चीज यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता भारत की विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में व्याप्त हुआ करती थी, जिसके काल निर्धारण को लेकर इतिहासकारों में परस्पर मतभेद की स्थिति है। फिर एक आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, मतभेद का कारण, और फिर यहाँ पे आप डाल दोगे ये कि उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के कार्बन डेटिंग के आधार पर अलग अलग इतिहासकार यहाँ पर इसके विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर मत में टाइम पीरियड आप यहाँ पे लिखोगे कि किसी इतिहासकार ने, विष्ट ने ये कहा हुआ है, दयाराम साहनी ने ये कहा है, राखलदार बनर्जी ने ये टाइम बताया है। तो इस तरह से आप इसका टाइम पीरियड वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन एक और निकलकर सामने आता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या भारतीय लोग ही थे सिंधु सभ्यता के निर्माता करता, या फिर कोई विदेशी हुआ करते थे जो बाहर से हमारे भारत में यहाँ पर आए और इस सभ्यता का निर्माण यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इनको लेकर भी काफी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग भारत के ही निवासी थे, कहीं बाहर विदेश से नहीं आए थे, वो यहीं रहते थे भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में। कुछ इतिहासकार इनको इस मत को कहते हैं स्वीकारते नहीं है। उनका ये कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लोग थे ना, वो सारे के सारे बाहर से आए थे। मतलब कि जो मध्य एशिया में, ठीक है, जो जनजातियां थी जिनको हम आर्य के नाम से जानते थे, ये लोग भारत में आए थे, इनके द्वारा इस सभ्यता की स्थापना की गई। कुछ हमारे भारत के लोग ये बोलते हैं कि ना, ये बाहर से नहीं आए थे, ये दक्षिण भारत के रहने वाले लोग थे जिनको द्रविडियन बोला जाता था, और ये उत्तर की तरफ इन्होंने माइग्रेट, पलायन किया हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण भारत के लोग उत्तर की तरफ आए थे, ऐसा भी कुछ का कहना था। तो इतिहासकारों में इनके निर्माताकर्ता को भी लेकर परस्पर मतभेद की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो कुछ आर्यंस होने का, बाहर के लोगों का समर्थन करते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे दक्षिण भारत के ही निवासी थे, और कुछ ने बोला था कि नहीं, ये वहीं के निवासी हुआ करते थे। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जातियां निकलकर सामने आती हैं। एक आती है आपकी मंगोलियाइड, एक आती है ऑस्ट्रेलियाइड, और तीसरी कहलाती है आपकी यहाँ पे द्रविड़, और चौथे नंबर पे भी एक बोलते हैं हम यहाँ पे सुमेरियन, ठीक है। तो ये था इनका एक मत, बाहर के जो इनके निर्माता करता थे। अब इतिहासकारों ने जिसका फेवर्ड किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है कि बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता करता हुआ करते थे ना, ये आर्यंस होते थे। आर्यन बेसिकली क्या था, मध्य एशिया की जनजाति थी। मध्य एशिया का मतलब क्या होता है, मैं आपसे दिखा देता हूं आपको। अब था क्या, यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ये इंडिया है हमारा, ये कभी हमारा पाकिस्तान हुआ करता था, ये है अफगानिस्तान, और ये जो मैं आपको हिस्सा बना रहा हूं ना, ये हिस्सा आपका पर्शिया कहलाता था, ठीक है। पर्शिया के ऊपर यहाँ कहीं आ जाओगे आप तो आपको टर्की मिल जाएगा, ठीक है, टर्की यहाँ पे रेड सी। और ये जो अफगानिस्तान के ऊपर ये जो बड़ा सा हिस्सा है ना, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ये तो ये लोग बेसिकली यहाँ पे रहते थे। अब देखो कर्क रेखा तो यहाँ से जा रही है, कर्क रेखा के ऊपर कैसा रहेगा, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा, वातावरण रहेगा, काफी ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्र थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो घास होती है, घास यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। घास कैसी थी कि एक टाइम पीरियड पे घास होगी,
फिर उसके बाद घास यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये लोग पशुचरण करते थे क्योंकि यहाँ की जमीन उर्वरक नहीं थी, काफी ज्यादा खेती करने लायक नहीं थी। तो मान लो अगर किसी पशु ने एक जगह की घास खा ली है तो ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन तुरंत वहां पे घास हो जाएगी, एक प्रॉपर एक टाइम लगता है उसको, लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने का समय लगेगा। तो क्या 20 दिन तक जो उनके कैटल्स होते थे, जो उनके पशु होते थे, वो क्या भूखे रहेंगे? तो ये लोग क्या करते थे, माइग्रेट होते रहते थे। तो धीरे धीरे ये माइग्रेट होते हुए कुछ इस तरह से हमारे भारत में इन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया। अब भारत में भी तो उस समय कोई जनजाति रहती होगी ना, ठीक है। जब ये लोग यहाँ से भारत में हमारे पास यहाँ पे आए तो यहाँ पे लड़ाई होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक, तो लड़ाई हुई जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो हार गए। हालांकि केवल ऐसा नहीं कि पतन का केवल एक ही कारण है कि ये लोग हार गए और ये लोग आके रहने लगे, नहीं, ऐसा भी नहीं था कि ये लोग बाहर से आए और इनने पूरे लोगों को मार दिया। यहाँ पर आके इनका रहना शुरू यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो जितनी भी इतिहासकार हैं, ठीक है, जो इस चीज का फेवर करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, आर्यंस थे, वो इस चीज के बारे में बोलते हैं कि ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है, और पशुचरण मुख्य रूप से किया करते थे और भारत में इनका यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेजन यहाँ पे होना शुरू हो गया था। पर कुछ इतिहासकार इस चीज का खंडन भी करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर ये लोग बाहर के रहने वाले थे, ठीक है, तो और पशुचरण करते थे, तो ये सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों थी? पशुचरण करते थे तो ग्रामीण सभ्यता होनी चाहिए जैसी हमारी वैदिक काल की सभ्यता थी। तो इस तरह से इतिहासकारों में परस्पर यहाँ पे क्या है, मतभेद की स्थिति है। पर कुछ इतिहासकार ने इनको क्या बोला है, मिश्रित जाति के लोग हुआ करते थे, ठीक है। मिश्रित भारत के भी थे, कुछ विदेशी भी थे और कुछ दक्षिण भारत से भी क्या हुए थे, ऊपर यहाँ पर पहुंचे हुए थे रहने के लिए। तो ये हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में था। तो मुख्य रूप से जातियां देख लो, ऑस्ट्रेलियाइड हो गया, भूमध्य हो गया, मंगोलियाइड हो गया, अल्पाइन हो गया, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं, ठीक है, जो यहाँ पर उस समय पे रहा करती थी। इनके अस्थि और स्केलेटन्स वगैरह हो गए जो हमें प्राप्त हुए। अब इसके निर्माता के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। डियर, एक क्वेश्चन 2019 में आपसे आर्थिक जीवन के बारे में या आर्थिक प्रणाली के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन धार्मिक भी पूछा जा सकता है। जब आर्थिक पूछ रहा है तो धार्मिक क्यों नहीं? लास्ट ईयर ही पूछा था ना, 2019 में ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ये पूरी चीजें याद रखनी है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कला और संस्कृति, जिसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, अभी चिंता नहीं करो, क्योंकि यही सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई हैं। इसलिए पहले हम यहाँ पे इनको डीपली थ्योरी में एक्सप्लेन करके समझा देता हूं मैं आपको। अब धार्मिक जीवन के बात करूं अगर डियर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सकेवेशंस में काफी सारी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। एक पशुपति जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक और नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से, ठीक है, एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर यहाँ पर इसके सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति का पता करना, ठीक है, हमें बहुत आसान हो गया। अब पशुपति जी की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है वो एक यौगिक पोस्चर में बैठे हुए, ठीक है, यौगिक पोस्चर अभी आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, जिसमें वो योग मुद्रा में तपस्या करते हुए दिख रहे हैं। नृत्यकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है कुछ इस तरह से प्राप्त हुई है। अब जब नृत्यकी मतलब एक नारी, एक महिला की मूर्ति हमें प्राप्त हो रही है, तो इससे अंदाजा, और लगभग ऐसा नहीं कि भले एक ही मूर्ति मिली है, लगभग 40-50 मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं सैंधवकालीन सभ्यता से जो कि नारी की थी। तो इस आधार पर यहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता जो थी, ठीक है, महिला, क्योंकि पुरुष की मूर्तियां कम प्राप्त हुई है, इस आधार पर हम यहाँ पे ये बोल सकते थे कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक क्या थी, यहाँ पे सत्ता हुआ करती थी। तो ये तो मूर्तियां होंगी। मूर्ति के साथ साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं, जैसे तावीज हो गए। तावीज के साथ साथ यहाँ पे यज्ञ जो हमारी कहते हैं ना यज्ञ वेदिकाएं होती हैं, वो भी प्राप्त हुई हैं। एक राख प्राप्त हुई है, जैसे बनवाली की मैं बात करूं, धौलावीरा की बात करूं, वहां से कुछ हमें ऐसे यज्ञ कुंड और यज्ञ कुंड के साथ साथ जो एशेज होती हैं, राख होती है, वो हमें मिली है। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर पूजा वगैरह भी किया करते थे। तो धार्मिक स्थिति में आपने देखा, सबसे पहले तो मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि काफी सारी जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो महिलाओं की थी, तो ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। ये देखो एक इस तरह की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, इनके गर्भ से एक वृक्ष निकलते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये ओरिजिनल जितनी भी जो आपको फोटोज दिख रही है ना, ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता की ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। फिर इसके बाद
तो खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर देवता की मूर्ति अंकित है। यह देव पुरुष योगासन में बैठे हुए हैं। तो ये जिनकी मैं बात कर रहा था आपको, जिनको अपन पशुपति शिव भी बोलते हैं, तो एक यौगिक मुद्रा में बैठे हैं। 3 जानवर इनके नीचे हैं, आजू बाजू आपको इनके 2 जानवर दिखेंगे। हल्का सा यहाँ पर आपको इनके सींग टाइप यहाँ पे दिख रहे होंगे ये। तो इस आधार पर यहाँ पे पशुपति इनको शिव का नाम दिया गया है। तो ये देखो ये प्राप्त हुए थे, 2 सींग है इनके सिर पर। अब देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ से कोट होते हैं, गौर से सुनिएगा क्वेश्चन। इनकी जो आजू बाजू जो जानवर है वो है हाथी, चीता, भैंस, है ना, गैंडा और हिरन। अब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा जानवर है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त पशुपति शिव की प्रतिमा में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं है। यहाँ पे आपको गाय दे देंगे या शेर दे देंगे। तो ये जानवर के नाम आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और हम मेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस आधार पर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये लोग शिव के उपासक भी हुआ करते थे, ठीक है, मातृ देवी के उपासक तो थे। तो देख लीजिए पशुपति रूप, योगेश्वर स्वरूप और सिर त्रिमुख, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पशु पूजा। तो धार्मिक जीवन में पशु पूजा भी ये लोग करते थे। अब पशुओं की पूजा कैसे पता चलता है कि ये लोग पशु पूजक भी थे, काफी सारी ऐसे सील्स हमारे लिए मिले हैं। सील्स का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मोहर प्राप्त हुए हैं जिनमें अलग अलग पशुओं की फोटो बनी हुई है। जैसे यहाँ पर आपको सील्स देख सकते हो, इन सील्स में अलग अलग जानवर यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग पशु पूजक भी हुआ करते थे। पशु पूजक के बाद नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं वृक्ष पूजा। आपको पता है आज भी हमारे हिंदू सभ्यता में पीपल के पेड़ को नहीं काटते हैं। पीपल के पेड़ अगर घर में आ जाता है तो उसको हम किसी दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति से या तो कटवा देते हैं या गिरवा देते हैं, या फिर हम उसको में एसिड डालकर उस पेड़ को क्या करते हैं, सुखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पीपल को आज भी पवित्र माना जाता है। पवित्र क्यों माना जाता है पीपल को? क्योंकि ये एंशियंट टाइम से चीज चली हुई आ रही है। आज हमें उस समय तो नहीं पता था, आज हमें पता चला कि पीपल जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में देता है। अब हमारे एंसेस्टर्स उस समय माना करते थे, सोचो उस टाइम पीरियड पे इतनी टेक्नोलॉजी हो गई थी, तो वो चीज आज भी चलती हुई आ रही है। तो वृक्ष पूजा का महत्व उस समय काफी ज्यादा हुआ करता था। तो पीपल के साथ साथ और भी कुछ ऐसे औषधीय वृक्ष थे, जैसे कि तुलसी हो गया, धतूरा हो गया, इनको भी ये लोग मानते थे और इनकी पूजा करते थे। तो एक पूजा वृक्ष पूजा से संबंधित है। अग्नि वेदिकाओं के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बनवाली, राखीगढ़, लोथल, ये ऐसी कुछ जगह है जहां से कुछ अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें जो ऐश मिली है, राख मिली है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग उस समय पे पूजा अनुष्ठान जो यज्ञ वगैरह है उनको भी ये किया करते थे। ठीक है, तो यज्ञ क्यों करेंगे भाई? प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को कोई ना कोई चीज। आज भी आपने देखा ना, हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि यज्ञ में जिस भी चीज की हम आहुति दे रहे हैं, ठीक है, तो ये धुएं के माध्यम से भगवान के पास समर्पित यहाँ पे हो रही है। तो उस समय के लोग ये लोग यज्ञ करते थे। फिर प्रतीक पूजा। आज आप दिवाली पर जब अपने घर में एक साइड शुभ लिखते हो, दूसरे साइड लाभ लिखते हो, तो बीच में आप क्या बनाते हो? कुछ इस तरह से एक सांतिया का चिन्ह बनाते हो, स्वास्तिक चिन्ह। अब ये क्यों बनाते हो? क्या ये आज के टाइम से चलता आ रहा है? नहीं, मोहनजोदाड़ो से लगभग ऐसे 250 चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चित्र यू टाइप के थे। इधर आप देखोगे जैसे यू टाइप के, इस यू में हल्का सा या तो इन्होंने ऐसा यू की डंडी को ऐसा कर दिया है या फिर एक सिंगल तरह से मोल्ड किया हुआ है। तो मेजरली आप देखोगे तो यू टाइप के जो चिन्ह थे ये प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग प्रतीक चिन्ह को भी बहुत महत्व दिया करते थे। आज भी हम दे रहे हैं ना, शुभ लाभ लिखते हैं अपने घर के बाजू में। तो ये एक इनकी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत आता था। तीसरी चीज आती है मूर्ति पूजा। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये लोग मूर्ति पूजक हुआ करते थे। इसके साथ साथ मूर्ति पूजक के साथ साथ कुछ हमें छोटी छोटी सी और भी मूर्तियां प्राप्त यहाँ पे हुई हैं। तो कुछ तो बड़ी मूर्तियां थी, नृत्यकी की मूर्ति हो गई, पशुपति जी की मूर्ति हो गई। इसके साथ साथ छोटी छोटी सी जो देवदासियां और उपासकाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर हम ये बोल सकते थे कि जो मातृ होती थी उनके साथ साथ कुछ और भी जो माताएं थी उनकी पूजा भी यहाँ पे होती थी। तो ये थी एक पूरी धार्मिक व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखना इसी चीज के मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हुए हैं आपको दिखाता हूं।
क्योंकि मेन चीज थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी आपको नजर डालनी है। ठीक है, अभी तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है अभी? आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस चीज के आपको मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट नोट्स से ही कवर कर देता हूँ कुछ चीजें। चलिए अब देखिए शॉर्ट नोट से ये चीज कैसे पढ़ोगे आप। आई थिंक आपको विजिबल तो होगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस भी देख लो। ठीक है, हाँ आपको विजिबल होगा, ये अब दिखाई दे रहा होगा, है ना? देखो यहाँ पे, तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूरा पूछा जाता है, ठीक है, थ्योरी वाली जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था ये तो आपके पास ऑलरेडी किताबों में होंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये चीजें आपके पास नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी आपकी बुक्स में हैं। अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू थोड़ा सा देख लो कैसा पढ़ना है। ठीक है, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन कोट होकर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन देना है, आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सैंदव सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन करें, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ आप सभी से, शीतल, गोविंद जी, है ना, कायरा जी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कुछ क्वेश्चंस जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार ऐसा होता है। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, उस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए हुए 11 क्वेश्चंस शो किए थे, जो मेरे पढ़ाए हुए 11 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हैं। अगर मैं इस तरह से ऑनलाइन बोलूंगा तो कुछ लोग इसको मजाक बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं सर ठीक है, वो तो प्रीलिम्स पेपर होने के बाद हर एजुकेटर यही कहता है। मैंने एक वो क्लिप बना के दी है आपको, जो 11 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए प्रीलिम्स में आए हैं, तो उनका छोटा छोटा सा मैंने वीडियो वो कट किया है, वो कट करने के बाद आपको दिखाया हुआ कि ट्रक फार्मिंग मैंने आपको कब पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ नहीं, काफी जो एजुकेटर्स हैं कि अगर वो पढ़ाते समय कोई क्वेश्चंस बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी वो एग्जाम्स में उस तरह से आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन करें या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप बताएं, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से लिखोगे? ठीक है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन करें। अब आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को तुरंत अपनी एक नोटबुक पे, अगर आप मेरे साथ लाइव लिख रहे हो तो लाइव आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे एक इंट्रोडक्शन, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचयात्मक वर्णन देना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ठीक है, आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, ये पॉइंट आप डालोगे। फिर उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन में लिखोगे यह भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, या उत्तर पश्चिमी सीमा में लगभग 2350 से लेकर 1750 के बीच में क्या थी? विकसित थी। ये आपने एक इंट्रोडक्शन यहां पे डाल दिया। ठीक है, क्योंकि परिचय पूछ रहे हैं यहां पे। फिर दूसरा पॉइंट यहां पर आप क्या लिखोगे? इसका विस्तार क्षेत्र। तो फिर विस्तार क्षेत्र में डालोगे कि यह भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर विस्तृत थी, लगभग इसमें आप उसका एक त्रिकोणीय क्षेत्र में, और इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 10 से 12 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में। ये दूसरा पॉइंट आप डाल दोगे। तीसरा डालोगे इसके निर्माणकर्ता, तो निर्माण परिचय देना है ना, तो क्षेत्र डालोगे, निर्माणकर्ता डालोगे, इस सभ्यता के बारे में लिखोगे आप यहाँ पे। तो निर्माणकर्ता के बारे में जस्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कौन थे इसके निर्माणकर्ता, ठीक है, तो उनके बारे में लिखोगे कि इसके निर्माणकर्ताओं को लेकर इतिहासकारों में परस्पर मतभेद है, पर ठीक है मतभेद है, और इसके निर्माणकर्ता संभवतः, ठीक है, दक्षिण भारत, मध्य एशिया या यहाँ के स्थायी निवासी हुआ करते थे। तो इस तरह से परिचयात्मक वर्णन आप यहाँ पे कोट करोगे इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो ये तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। मोहनजोदाड़ो का स्नानागार हो गया, दयाराम साहनी, ये क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मेंस में।
मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको परिचयात्मक वर्णन, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, लिखकर आपको मुझे अपनी कॉपी पर देना है। कॉपी टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूं, अंकुर दुबे अनअकैडमी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर ही आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये लिखा हुआ है। अब आइए दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक करके सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो परिचयात्मक आई होप आपको कवर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताइए, या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ पे नगर नियोजन, और इसी विशेषता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सभ्यताओं में से थी। उत्कृष्ट का मतलब ये होता है एडवांस्ड, डेवलप्ड। सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर कोई सभ्यता थी तो वो कौन सी थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों थी, क्योंकि इसके नगर नियोजन के कारण। अब नगर नियोजन कैसा था, इस चीज के बारे में समझाता हूं। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब आप परिचयात्मक वर्णन दोगे ना, तो परिचयात्मक वर्णन में आपको दयाराम साहनी जी का नाम का भी उल्लेख यहाँ पे करना है, ठीक है। तो परिचय, क्योंकि हम परिचय दे रहे हैं ना, तो उसमें आप ये चीज जरूर इंक्लूड करना कि इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1921 में, ठीक है, एक हमारे खगोलविद दयाराम साहनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये पॉइंट आपको उसमें जरूर देना, मार्क्स आपके बढ़ा देगा। जो मैं स्किप कर गया था बताना, ये जरूर लिखना इस पॉइंट में, ठीक है। अब विशेषताओं की बात करें तो नगर नियोजन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। मैं तो आज आपसे एक चीज बोलता हूं, अगर आप भोपाल में रहते हो, ठीक है, तो एक हिस्सा भोपाल का आप जहांगीराबाद देख सकते हो, वहां पे घर किस तरह से बने हुए, और दूसरा हिस्सा आप भोपाल का कोई एक अच्छी कॉलोनी में चले जाओ, मीनाल में चले जाओ, सिद्धार्थ में चले जाओ, ठीक है। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो एक हिस्सा आप राजवाड़ा जाके देख लो, और दूसरा हिस्सा कहाँ जाके देख लो, जो ओमैक्स सिटी हो गया, या कोई भी एक दूसरी अच्छी सिटी बनी हुई है वहां पे, तो आपको एक प्रॉपर कॉलोनी मिलती है जो रेरा और टीएनसी पास होती है, बढ़िया नालियां होती हैं, बढ़िया सीवर के पाइप्स यहाँ पे गए होते हैं, ठीक है। 40-35 मीटर की घर के सामने रोड होती है, गलियां भी अच्छी होती हैं, हर घर एक प्रॉपर तरीके से बना हुआ होता है। यही तो नगर नियोजन कहलाता है, यही तो नगर नियोजन है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितनी भी जो घर बने हुए थे वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में थे। रोड जो थी बड़ी थी, चौड़ी हुआ करती थी, रोड्स के बाजू में नालियां हुआ करती थी जो शहर के बाद में बाहर जाके खुलती थी। प्रॉपर उन नालियों को कवर्ड किया जाता था, कवर्ड किया जाता था मतलब जो पत्थर के जो बड़े बड़े स्लेब्स होते हैं, ठीक है, उनको ढाक दिया जाता था, ठीक है। रोड्स के बाजू में ही वहां पे डस्टबिन हुआ करते थे, तो घर का जितना गंदा पानी है, जो मल होता था, वो बाहर निकलकर मेन नाली में आता था, और मेन नाली क्या होती थी, शहर के बाहर जाके खुलती थी। आज भी यही चीज हो रही है। तो ये इस समय की क्या थी, एक नगर नियोजन जो था वो यहाँ का बहुत उत्कृष्ट अवस्था में हुआ करता था। तो ये इसकी एक विशेषता थी। दूसरा, सार्वजनिक स्नानागार। 2015 में तो डायरेक्ट यहाँ पे सार्वजनिक स्नानागार का एक क्वेश्चन भी आ चुका है। सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदाड़ो से हमारे लिए प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ा स्नानागार था, लगभग इसकी जो हाइट थी, ठीक है, वो 7 से 8 फीट गहराई थी इसकी, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 12 फीट के आसपास ये चौड़ा हुआ करता था, 12 मीटर के आसपास, इतना लंबा था। अब इसको स्नानागार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसका एक्सकेवेशन हुआ तो इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी, उसके पानी निकासी के लिए अलग से एक वहां पर ड्रेन सिस्टम दिया गया था, और स्विमिंग पूल जो इसको स्नानागार बोलते हैं, इसके बाजू में कुछ रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आज आप लोग जब स्विमिंग पूल में जाते होगे तो आपने देखा रहता है ना कि बाजू में एक यहाँ पे रूम बने होते हैं कि पहले जाके आप वहां पे शावर ले लो, ठीक है, शावर लेने के बाद आप पूल में जाओ, और पूल से आने के बाद दोबारा जो हमारा केमिकल वाला पानी होता है ना, उसको हटा के आप फिर से शावर ले लो, अपने ड्रेसिंग रूम चेंज कर लो। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमें स्नानागार प्राप्त हुआ था, तो उसमें कुछ रूम्स भी बाजू में बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे। तो लोग ऐसे ये बोलते हैं कि जब यहाँ पे रिचुअल बाथ्स होती थी, रिचुअल मतलब कि जब कोई ऐसा त्योहार आया है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो उस अनुष्ठान के दौरान यहाँ पर लोग स्नान करने यहाँ पर आते थे। तो जिस कारण से हमें ये सभ्यता सबसे का भी एक अंग था। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जल प्रबंधक तकनीक। नालियों का सिस्टम मैंने आपको बताया। देखो नालियों का सिस्टम कैसे था, कैसे रोड्स हुआ करते थे, ठीक है। देख लो, सपोज ये क्या हो गई, एक मेन रोड हो गई, ठीक है, एक रोड यहां से ऐसे कट जाएगी, ये मान लो मेन रोड है ना,
एक रोड ऐसी कट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इनका क्या था, सिस्टम था ऐसे, जैसे आज के टाइम पे होता ना ये। यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पे घर बने होते थे, घर के जो दरवाजे थे, आजकल तो हम मेन रोड पे खोलते हैं, उस समय मेन रोड पे घर के दरवाजे नहीं खुलते थे, ठीक है, गली में और साइड में खोला करते थे दरवाजे। ओके, ये अब घर का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ से होता हुआ मेन यहाँ आएगा रोड में, और यहाँ पे जो मेन नाली बनी होती थी, ये शहर के बाहर कहीं पे दूर खोला करती थी। ये इनकी एक जल प्रबंधन और निकासी प्रणाली होती थी। इसके साथ साथ डेली यूज के साथ साथ जो घर में पानी पीने के लिए जरूरत पड़ती थी, तो हर घर में प्राय एक कुआं होता था। घर कैसे होते थे, जैसे आज के टाइम के आपने घर देखा है ना, एक प्रॉपर छोटा सा एक कार पार्किंग होता है, फिर एक डाइनिंग एरिया होता है, लिविंग एरिया होता है, फिर बेडरूम्स होते हैं। उस तरह के घर नहीं होते थे इनके, रूम्स वगैरह एक आध तो होता था। इनके घर में हर घर में एक आंगन मिलता था, ठीक है, और उस आंगन की से लगा हुआ ही किचन होता था, और आंगन में एक कुआं होता था, लगभग 10 से 15 फीट के आसपास हर घर में। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द होम्स ऐसी थी जहां पर एक कुआं प्राप्त हुआ है। तो ये इनकी एक जल प्रबंधन प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषताओं में से आता है, ठीक है। तो ये इनका एक जल प्रबंधन प्रणाली और पानी निकासी किस तरह से होता था। फिर आती है स्थानीय संस्थाओं के बारे में, एक ये भी विशेषता थी। स्थानीय संस्थाओं का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर 3 प्रकार की मुख्य रूप से संस्थाएं देखने मिलती हैं, ठीक है। एक सभा मिलती है, समिति मिलती है, और आगे जाके एक विदत मिलती है। तो इन संस्थाओं के आधार पर ये कहते थे कि यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र था वो इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। तो जो भी यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे आज के टाइम पे अब मुख्यमंत्री मंत्री हो गए जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय पर इन संस्थाओं के द्वारा ही यहाँ पर सुचारू रूप से जो राष्ट्र का कार्य होता था वो यहाँ पे संपूर्ण कराया जाता था। तो ये उस समय की संस्थाएं थी। भवन निर्माण जस्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरह के भवन होते थे। इनके दरवाजे रोड्स के साइड में खोला करते थे, ठीक है। हर घर में आंगन होता था, हर घर में एक कुआं हुआ करता था, जल निकासी प्रणाली अच्छी थी। ये मैंने भवन निर्माण बताया। सड़कें और गलियां एक दूसरे को त्रिकोण में काटती थी। जैसे ये मैंने आपको रोड दिखाई थी, ये देखो एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही है, 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इसको 90 डिग्री पर काट रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो सड़कें और जो गलियां थी ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, काहे इन्हीं के किनारे घर बने हुए थे, और एक दूसरे को ये समकोणता में काटा करती थी। तो ये एक विशेषता थी। फिर जल निकासी व्यवस्था ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं अन्नागार। अन्नागार का बेसिकली मतलब होता है ग्रेनरीज। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये फसल उगाना सीख चुके थे। फसल उगाने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इन लोगों के लिए जो हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है, और कल्टीवेशन होता है, वो इनको यहाँ पर आ चुका था। मेहरगढ़ से चावल प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ के अलावा कुछ और ऐसी जगह हैं जहां से गेहूं हो गया, धान हो गया, उनकी खेती के बारे में हमें पता चला है। तो अगर कोई पर्सन खेती कर रहा है तो उसको सरप्लस अमाउंट में तो करेगा ना, मतलब जोड़ के भी तो रखेगा। तो जहां पर वो उसको जोड़ के रखेगा उसी को तो अन्नागार बोलते हैं। जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये उस समय के डॉक यार्ड्स हुआ करते थे, बंदरगाह होते थे। तो इन बंदरगाहों के आजू बाजू काफी सारे ऐसे अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अन्नागार का मतलब बेसिकली जैसे आज के टाइम के वेयर हाउसेस होते हैं ना, वेयर हाउस आपने देखा वो बड़ा सा टीन शेड होता है, वहां पर स्टोर करके गेहूं और बाकी खाद्य सामग्री हम रख देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ग्रेनरीज हुआ करते थे जहां पर बहुत सारे जो खाने पीने के सामान थे, ठीक है, वो यहाँ पर रखे होते थे। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं, ठीक है, गोविंद, प्रीति जी, रेणु जी, ठीक है, सृष्टि, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालें या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। अब इसमें से आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5 मार्क्स में, कोई भी 3-4 पॉइंट्स को आप पिक कर लो और लिख दो। यहां प्रॉब्लम तो अब तो नहीं होगा। तो ये होता है एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा नगर नियोजन क्या था, सार्वजनिक स्नानागार क्या था, जल प्रबंधन प्रणाली क्या थी। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी बुक में अगर सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ोगे ना तो लगभग 3-4 पेजेस में यही सभ्यता ही मिलेगी आपको, 3-4 पेजेस में। तो हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं
केवल यही एक पर्पस होता है कि फटाफट क्विक रिवीजन करना। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सैंदव सभ्यता की। कला और संस्कृति में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो। थोड़ा सा इसको रब कर दूं। कोई डाउट है कमेंट में आप फटाफट पूछ सकते हो, मैं कमेंट ले लूंगा अभी आपका। ओके, टाइम बहुत, इसको मत लिखो ना, ये तो मैं आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में ही दे रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स तो आपको प्रिंट आउट में ही मिल रहे हैं। अभी अगर आंसर राइटिंग में टाइम लग रहा है तो वो तो जेन्युइन है, अगर आप शुरुआत में, अगर स्टार्टिंग में आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो टाइम लगेगा। हाँ, शुरुआत में तो टाइम लगता है। इसके नोट्स नहीं बनाने हैं रवि, ये मैं आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में तो दे रहा हूँ। हाँ, आंसर्स में चेक करूंगा। तो ये तो डेली मिल रहा है। कल कल आज फर्स्ट क्लास है ना, आप अंकुर जुबैन एकेडमी ग्रुप ज्वाइन करो ना। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज ही लिखना। अंकुर जुबैन एकेडमी पर कल मैंने भेज दिया था नोट्स, जो मिडाइवल हिस्ट्री का था, आप लोगों ने आई थिंक देख लिया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेजे थे उसमें। हाँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो काना राठौर जी, ठीक है, वो आपको प्रॉपर वहां पे लगभग 10 से 12 लाइन के आसपास आएगा पेपर में, उतने में लिखना पड़ेगा, 10 से 12 लाइन। ओके, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक प्रणाली के बारे में लिखना है। 2019 में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आया था। आप बुक खोल लो, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देख लो, यहां मिलेगा। आर्थिक प्रणाली क्या थी, तो देखो आइए एक्सप्लेन करते हैं कि निवासियों के जीवन का प्रमुख उद्यम कृषि उद्योग और व्यापार था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे नगर जो हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़, ठीक है, धान चावल हमें मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोथल हो गया, लोथल के साथ धौलावीरा हो गया, जहां से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो कृषि और व्यापार के ऊपर आधारित थी। अब अन्नागार मिले हुए हैं, ग्रेनरीज मिली हुई है, तो सरप्लस अमाउंट में इन्होंने क्या किया है, खाद्यान्न का उत्पादन किया है, जिसको ये अपने प्रयोग में भी लाते थे और इनको बेचने के लिए ये आस पड़ोस के देशों में जाते थे। आस पड़ोस मतलब उस समय चाइनीज सभ्यता होती थी, इजिप्टियन सभ्यता थी, इसके साथ साथ एक और सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो केवल खाद्यान्न का व्यापार नहीं होता था, खाद्यान्न के साथ साथ और भी ऐसी चीजें थी जिनका व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये इनकी आर्थिक गतिविधि हो गई। दूसरा, कृषि और पशुपालन। पशुओं का महत्व मैं आपको बता ही चुका हूं कि सैंदव सभ्यता से बहुत सारी ऐसी हमारे लिए सील्स और मोहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें पशु के चित्र अंकित हैं। तो पशुपालन ये लोग सबसे ज्यादा करते थे। कृषि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं उद्योग। तो भैया काफी सारे ऐसे उद्योग भी प्राप्त हुए हैं जो सैंदव सभ्यता में व्याप्त थे। ये लोग आभूषण के शौकीन थे, तो आभूषण बनाने के उद्योग थे। ये लोग आईने वगैरह से परिचित यहाँ पे हो चुके थे। आईने परिचित के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी ऐसे ऑर्नामेंट्स और वेपन्स हमें यहाँ पे प्राप्त हुए, जिस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लोग उद्योग वगैरह, मतलब छोटे छोटे से जो उद्योग होते थे, ये इस समय यहाँ पर व्याप्त थे। तो इन सारी चीजों के आधार पर का निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है। फिर उसके बाद आता है नदी तालाबों के द्वारा सिंचाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बनवाली से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, बनवाली से हमें एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी मतलब कि एक छोटा सा खिलौना मिला हुआ है जिसमें हल टाइप बना हुआ था। तो इनकी जो सिंचाई प्रणाली थी वो बहुत उत्कृष्ट होती थी। ये लोग छोटी छोटी सी ऐसी नदियों से एक नहर टाइप का बना देते थे। जैसे एक मेन नदी है, उससे एक नहर टाइप का बना दिया, जो कि इनकी जो फील्ड तक, जहां पर ये लोग खेती कर रहे हैं, वहां तक आते थे और उस नहर को ये लोग जाम कर देते थे कि पानी वहां पर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है, उस नहर को दोनों तरफ से जाम कर दिया, पानी स्टोर कर दिया, फिर उसको सिंचाई के प्रयोग में ले आते थे। सेम चीज ये लोग बारिश का जो पानी आता था उसको स्टोर करना भी ये लोग सीख चुके थे। तो इस तरह से ये लोग अपनी आर्थिक प्रणाली की गतिविधियों को संचालित किया करते थे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, सामाजिक संरचना।
यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, और मैंने तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी दे के रखा हुआ है। सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, आइए देखते हैं। तो समाज में जैसे आज के टाइम पे या आर्यन के समय पे बात करें तो हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। उस समय पे भी क्या इसी प्रकार के वर्ण थे? नहीं, उस समय पर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ साथ वहां पे जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, ठीक है, सामाजिक संरचना थी। इसमें योद्धा होते थे, विद्वान होते थे, किसान होते थे, ठीक है, निम्न वर्ग के लोग होते थे। तो उस समय पर केवल वर्ण व्यवस्था के लिए व्याप्त नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ दूसरी जातियों के लोग भी रहते थे। वर्ण व्यवस्था तो इसके बाद वैदिक सभ्यता में आपको मिलेगी। तो सामाजिक संरचना में आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये तो एक सिंपल सा वर्ग हो गया, नगर, गढ़ी, स्नानागार, भवन हो गए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे वो पॉइंट लिखा नहीं है, चलो कोई बात है। सामाजिक संरचना में आप यहाँ पर एक पॉइंट अलग से आप ऐड कर सकते हो कि विभिन्न वर्गों के यहाँ पर लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। फिर था उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उच्च वर्ग में केवल ब्राह्मण नहीं आते थे, ठीक है, ब्राह्मण के साथ साथ यहाँ पे क्षत्रिय और बाकी लोग भी इसमें आते थे, ठीक है, पर वर्ण व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त उस समय नहीं थी। फिर ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कौन कौन से प्रजाति के लोग यहाँ पे थे। मात्र सत्तात्मक प्रणाली मैं बता चुका हूं अभी आपको कि यहाँ पर मूर्तियां, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है इस चीज को, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्रमुख खेल जुआ, शिकार, नाचना, गाना। अब सामाजिक संरचना में जैसे आज आई गए हम वैकेशंस पे जाते हैं या एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, क्रीसेंट चलते हैं यार घूमने, बहुत टाइम हो गया हम क्रीसेंट नहीं गए, जाते हैं ना घूमने। इस समय इन लोगों के साधन क्या थे? तो हमारे लिए यहाँ पर काफी सारे नाचने गाने के जो बजाने के जो यंत्र होते हैं, तबला टाइप, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जुआ हो गया, शिकार करना हो गया, ये इनकी कुछ एम्यूजमेंट के उस समय पर साधन हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट के साधन यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ यहाँ पे ऐसे छकड़ी टाइप की कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग इन चीजों का इंटरटेन किया करते थे। पशुओं की लड़ाई कराना, नृत्य कराना, ठीक है, ये। फिर सामाजिक संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आभूषणों का उपयोग। चाहे उच्च कुल के व्यक्ति हों, निम्न कुल के व्यक्तियां हों, सभी लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे। जो उच्च कुल के लोग होते थे वो थोड़े से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आज भी आप देखोगे जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, अच्छा पैसा, तो वो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं। जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, अपर क्लास वाले, वो यहाँ पे गोल्ड वगैरह पहन लेते हैं, और बाकी जो होते हैं तो वो चांदी या कोई दूसरी चीज से, मेटल से जो बने होते हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, जो शूडो वाले होते हैं उनको पहनते हैं। तो आज भी आप देखते हो कि हमारे समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो उच्च हो, निम्न हो या फिर आपका मध्यम वर्ग हो, आभूषण का शौकीन है। उस समय भी ये चीज था। आज भी आप देखोगे कि जो पुरुष हैं, कई सारे पुरुष हैं, सलमान खान जी को ले लो आप, यहाँ पे वो दोनों कानों में ईयररिंग्स पहने हैं, लड़कियां पहनती हैं, लड़के भी यहाँ पर पहनते हैं। तो उस, ठीक है, हाथ में ब्रासलेट वो पहने हुए हैं, ठीक है, रुद्राक्ष की माला आजकल सबसे ज्यादा यहाँ पर चलती है। तो ऑर्नामेंट्स की जो फॉन्ड है वो पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। सेम चीजें उस समय पर भी हुआ करती थी, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों के लिए यहाँ पर आभूषण पहनने का सबसे ज्यादा शौक था, ठीक है। तो ये हमें मिले हैं ना, काफी सारे हमारे लिए यहाँ पर ऑर्नामेंट जो आभूषण है मिले हुए हैं, उस आधार पर हम ये बोलते हैं। फिर आता है शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर रहा करते थे। अब देखो पशुओं का शिकार कर रहे हैं तो काफी सारे जो स्केलेटन्स हमारे लिए दूसरे पशुओं के प्राप्त हुए हैं ना कब्र में, और कब्र के साथ साथ दूसरी जगह, उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लोग क्या करते थे, पशुओं को मारने के लिए हल्के जो वेपन्स होते थे उनका यूज यहाँ पे करते थे। अब पशुओं को मार रहे हैं तो दो पर्पस है, या तो उसको खाने के लिए, खाने के साथ साथ या तो फिर उसकी हड्डी और खाल से जो चीजें बनती हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए। तो दोनों पर्पस से पशुओं का शिकार होता था, ठीक है। लोग खाते भी थे तो मांसाहारी थे, कुछ लोग यहाँ पर टोटली वेजिटेरियंस भी हुआ करते थे। तो ये इनका एक सामाजिक संरचना का पहलू होता था। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है, ये था कला और संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की। कला और संस्कृति जिसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर, आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मेंस में, वो इसी जगह से आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक कला और संस्कृति पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे
जो सबसे टफ वाला हिस्सा होता है ना कला और संस्कृति का, वो मुगल काल वाला मिलता है। मुगल काल के साथ साथ जो गुप्त काल, क्योंकि उस समय आप जब पढ़ोगे ना तो मीनारें कौन सी के प्रकार की होती हैं, फिर गांधार शैली क्या होती है, मथुरा शैली क्या होती है, उनके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे करना। हालांकि दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ा नहीं होता तब टफ लगता है, जब एक बार साथ में पढ़ोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक को हम सबसे अच्छे से कब पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 सांस्कृतिक और विरासत के बारे में जो लिखा हुआ है उसमें ये चीज मैं कवर करूंगा। कला और संस्कृति बहुत डिटेल से, यूनिट 4 है ना जो आपका हिस्ट्री का, उसमें ये चीज यहाँ पर दे रखी हुई है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति की विरासत, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेषता, ऐसा करके तो वहां इसको कवर करने वाले। चलो, तो भवन निर्माण कला संस्कृति के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रोड्स के किनारे पे दोनों तरफ ही भवन होते थे, आंगन होता था, एक कुआं हुआ करता था, ग्रेनरीज प्रॉपर एक अन्नागार हुआ करते थे, दरवाजे रोड्स की तरफ नहीं साइड में गली की तरफ यहाँ पे खुलते थे। ठीक है, 2 प्रकार के घर होते थे, एक तो कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, ये भवन निर्माण था। अब भवन निर्माण के साथ साथ यहाँ पे 2 प्रकार के घर होते थे, एक जो ऊंचे स्थान पर होता था, सीटाडेल बोला जाता था जिनको, और दूसरा सामान्य जनता यहाँ पे रहती थी। हालांकि तीसरे प्रकार की भी घर हमें कुछ जगह से प्राप्त हुए हैं, जहां पर ये बोलते हैं जो बिल्कुल शहर के बाहर होते थे, जो चांडाल प्रवृत्ति के या कोई दूसरे निम्न व्यक्ति होते थे, वो उन घरों में रहते थे। तो भवन निर्माण कैसा था ये मैंने जस्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मूर्ति कला मैं आपको बता चुका हूँ, नृत्य की मूर्ति के बारे में, पशुपति की मूर्ति के बारे में, इसके अलावा कुछ और जो नृत्यकाएं थी उनकी मूर्तियां, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। फिर मूर्तियों में खंडस बनाने की कला विशेषता। खंडस बनाने की कला विशेषता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो मूर्तियां थी, ठीक है, ये एक प्रॉपर एक डिजाइन में शेप यहाँ पे बनती थी। खंडस का मतलब ये होता है कि उनकी एपीयरेंस जो होती थी ना वो अलग दिखती थी, कि ये पुरुष की मूर्ति है, ये एक महिला की यहाँ पे मूर्ति है, ये एक कला की विशेषता यहाँ पे थी। तो इनमें बाइफरफिकेशन करने में हमें दिक्कत नहीं होती थी, तो जो एपीयरेंस होती थी वो एक प्रॉपर तरीके से बनती थी। तो ये एक इनकी कला और संस्कृति की विशेषता में आता है। चौथे नंबर पे आता है विलेपन चित्रकारी। विलेपन चित्रकारी का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि ये लोग जो सील्स वगैरह होते थे पत्थर के ऊपर, ये लोग एक तोड़ते हुए चित्रकारी करते थे, उकेर कर करते हैं ना, जिस तरह से आपने चित्रकारी 2 तरह से होती है। या तो आप पत्थर को उस हिस्से से तोड़ दो तो वो चित्रकारी उसमें नीचे दबे हुए हिस्से में दिखेगी। दूसरा कैसा होता है, उसके आजू बाजू के हिस्से को तोड़ दो। ठीक है, जैसे आपने एक डिजाइन 2 तरह से चित्रकारी कर सकते हैं। या तो देखो, अगर मुझे पत्थर के ऊपर कोई चित्र बनाना है, इफ सपोज मान लीजिए मुझे किस चीज का, एक घर का चित्र बनाना है, इस घर का चित्र इस पत्थर के ऊपर, तो मैं इस घर का चित्र कैसे बनाऊंगा, या तो मैं इस हिस्से को पूरा का पूरा पत्थर छेनी हथौड़े से तोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, तो घर दिखने लगेगा। या तो मैं क्या करूंगा, इसके साइड का हिस्सा यहाँ पे तोड़ दूंगा, तो ये 3D फॉर्मेट में ऊपर निकलकर सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार की विलेपन चित्रकारी जो होती थी वो यहाँ पर अधिकतर हुआ करती थी। ठीक है, फिर एक आता है नृत्य और संगीत। ये थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। फिर आता है मुद्राएं। अब उस समय मुद्रा तो नहीं होती थी, मुद्राएं प्राप्त नहीं होती थी। अब वहां पर क्या होता था, तो जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो हम जाएंगे 5 रुपए 10 रुपए लेकर टॉफी वगैरह ले आएंगे। क्या उस समय भी 5 रुपए और 10 रुपए होते थे? नहीं, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने आपको ये दे दिया, आप हमें ये दे दोगे। अब बीच में मुद्राएं कहां से आ गई? फिर ये भी तो पूछ सकते हो ना कि सर अगर कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, मुद्राओं का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो सील्स होती थी, ठीक है, जिनमें जो पशुओं के और दूसरे चित्र बने होते थे, ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम होती थी। मान लो कोई सील यहाँ पे हाथी दांत के ऊपर बना है या फिर कोई अच्छे मेटल के ऊपर बना हुआ है, तो उसको भी देकर ये दूसरा सामान उससे ले लिया करते थे। तो जो सील्स वगैरह थी ना, उनको भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर कभी कभी यूज कर दिया जाता था, तो एज अ मनी के फॉर्मेट में वो यूज होती थी। तो ये एक यहाँ पर कला संस्कृति की विशेषताओं में से एक होती थी। फिर लास्ट में आता है स्वर्णकार की कला। स्वर्णकार की कला आभूषणों से लगा सकते हो। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि ये लोग आभूषण के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे, तो ये स्वर्णकाल की कला, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, है ना, ईयर रिंग्स हुए हैं, ब्रासलेट्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नेकलेसेस हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, कुछ गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कुछ दोनों मिलाकर जिंक जो बनता है उसके थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उस समय गोल्ड स्मिथ होने की भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं।
तो ये एक कला और संस्कृति के बारे में था। क्वेश्चन कैसे आएगा, आंसर कैसे कोट करोगे। क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि सैंधवकालीन सभ्यता की कला और संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालें। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ऐसे आ सकता है। अब क्वेश्चन आया, सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन डालोगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पर आप क्या डालोगे, यहाँ पर लिखोगे वही चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में व्याप्त थी। ठीक है, ये आप पॉइंट डालोगे। फिर लिखोगे वहां पर आप इंट्रोडक्शन के बाद कला और संस्कृति के बारे में। फिर यहाँ पर लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, ठीक है, कला और संस्कृति चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थी। फिर ये लिखोगे आप, फिर ये लिखोगे साक्ष्य। साक्ष्य में फिर ये पॉइंट्स डालोगे और धीरे धीरे एक्सप्लेन करना इनको शुरू करोगे। मुद्राएं डाल दोगे, मूर्ति कला डाल दोगे, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। तो ये क्वेश्चन है। और अगर आपसे 11 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसको फिर आप डीपली डिफाइन करोगे और डिटेल में यहाँ पर आप लिखोगे क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, एक आंसर कोट होगा माय डियर। तो ये हो गया आपका कला और संस्कृति वाला, लिख लोगे। हाँ चलो, तो यहां तक आ गए हम कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति के बाद हमने पढ़ना है राजनीतिक प्रणाली। सबसे पहले इस चीज के बारे में भी देख लो, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। तो अभी तक तो डाउट तो नहीं है किसी का कोई भी, अगर है तो प्लीज पूछिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी का कोई डाउट है अभी पूछ लो। साधना जी, एनी वन ऑफ यू? हम्म, 11 मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना, इन्हीं को आपको थोड़ा सा क्या करना है, डिफाइन करके लिख देना है। हाँ जी, ठीक है। आप मुझे शेयर करो ना मेडाइवल हिस्ट्री की, अगर आपने आंसर राइटिंग कर ली है तो आप मुझसे उसके आंसर शेयर कर देना। ओके, हाँ चलिए डियर, आगे देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली में एक क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है, पुरोहित वर्ग का शासन। अब एक समझना, आज के टाइम पे पुरोहित लोगों के काम क्या होते हैं, जो पुरोहित होते हैं मंदिर वगैरह में पूजा पाठ वगैरह करना। अब सैंधवकालीन सभ्यता से तो हमें किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पे पुरोहित होते थे कि नहीं होते थे। एक चीज यहाँ पर सामने निकलकर ये भी आती है, भाई जब मंदिर नहीं है तो पूजा पाठ नहीं होगा तो क्या होगा। तो पुरोहित का मतलब आप केवल उसी चीज से मत लगाइए, ठीक है, कि जो मंदिर में विद्वान या पूजा पाठ करते हैं। पुरोहित वर्ग का बेसिकली उस समय मतलब ये भी होता था कि जो उस समय का राजा होता था, ठीक है, जो या तो चयनित होता था, चयनित ही होता था बेसिकली, क्योंकि ये गणतंत्र व्यवस्था थी यहाँ पे, तो राजा की जो मदद करता था या सलाहकार हुआ करता था अधिकतर, और लोगों को जो शिक्षा का काम करता था, उसको यहाँ पर एक पुरोहित का नाम यहाँ पर दिया गया। तो चूंकि मंदिर नहीं थे तो इसको केवल हम पूजा पाठ से जोड़ नहीं सकते हैं। तो पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ पर होते थे, ठीक है, एक उच्च वर्ण की श्रेणी में इनको रखा जाता था, क्योंकि इनके जो घर वगैरह होते थे मुख्यतः वो कैसे होते थे, सामान्य स्थान से थोड़ा सा ऊपर की ओर, जो टीला वाला हिस्सा होता है ना, सीटाडेल इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पर बनाए जाते थे। तो इस आधार पर हम पुरोहित वर्ग के होने की भी पुष्टि यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो पुरोहित वर्ग को किस सेंस में लेना है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे, विद्वान और पंडित के तौर पर बस नहीं लेना है इसको, ठीक है। दूसरा आता है अस्त्र शस्त्र का अभाव। अब लड़ाई करते ही नहीं थे, जीवन इतना अच्छा चलता था कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी,
ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र यहाँ पर क्या थे, इनके पास इतने ज्यादा हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है, इसी कारण से जो बाहर के आक्रमणकारी आए थे, ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो अस्त्र शस्त्र नहीं थे। जो खेती किसानी करने के लिए जो छोटे मोटे से जो औजार और वेपन्स की जरूरत पड़ती थी, केवल उतने ही अस्त्र शस्त्र इनके पास यहाँ पर हुआ करते थे। फिर आता है वैश्य तंत्र का शासन। वैश्य तंत्र के शासन से मतलब ये होता है कि उस समय, ठीक है, व्यापार करने के लिए वैश्य वर्ग था जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था, ठीक है, और चीजों को, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था। अब वैश्य तंत्र का प्रभाव क्यों था शासन में, क्योंकि ये जो वैश्य होते थे ना, ये राजा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स दिया करते थे और राजा भी इनकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिए था। तो वैश्य जो उस समय के होते थे, ठीक है, जो वैश्य कह सकते हो, जो ट्रेडर्स होते थे, वो उस समय क्या थे, उनको काफी अच्छा स्थान यहाँ पे प्राप्त था। तो वैश्य लोग सबसे ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका उस टाइम पीरियड पे निभाते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव। किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संगठन यहाँ पे नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का। जैसे राजा हो गया, फिर मंत्री हो गए, फिर उनके उपमंत्री हो गए, पीए होगा, सिपाही सलाहकार, नहीं। यहां पर जो राजतंत्र था, इसका अभाव इससे लगा सकते हैं हम कि यहां पर संस्थाएं राजतंत्र की भूमिका में थी। जैसे मैंने आपको बताया विदत हुआ करती थी, ठीक है, जो कि उस क्षेत्र के गांव के जितने भी जो कहते हैं ना वृद्धजन होते थे या जो सीनियर मोस्ट पर्संस होते थे ना, उनकी सभा होती थी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा राजा को यहाँ पर चुना जाता था। तो राजतंत्र एक ऐसा प्रॉपर नहीं था वहां पे, इस चीज का एक अभाव मिलता है और संस्थाओं के द्वारा उस समय पर राजतंत्र को चलाया जाता था। फिर आता है वणिक वर्ग में लोकतांत्रिक राज्य तांत्रिक शासन। वही वणिक वर्ग मतलब कि जो वैश्य वर्ग के लोग थे ना, लोकतांत्रिक राज्य तांत्रिक शासन का मतलब ये होता है कि राजतंत्र ऐसा नहीं था कि बेटा, ठीक है, जो राजा है उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा यहां पर बनेगा, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, यहां पर गणतंत्रता, डेमोक्रेसी हुआ करती थी। अगर राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा सकते हो, ऐसा नहीं रहेगा कि अब आपको उसको आगे जब तक वो जिंदा है तब तक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं, अगर राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो, दूसरा राजा यहां पर आ जाएगा। तो गणतंत्र बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा, उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा राजा का चयन होता था। ठीक है, उसकी कद काठी, उसकी योग्यता, क्षमता, साहसीपन देखने के साथ ये कुछ ऐसे जो कहते हैं ना चीजें हैं, इनको कंसिडर करके ही राजा को बनाया जाता था। फिर आता है प्रतिनिधि संसद प्रशासन का कार्यकाल। प्रतिनिधि संसद का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको एक विधत संस्था बताई, जो उस समय की जो संस्थाएं थी यहाँ पर, उन्हीं संस्थाओं के द्वारा इस टाइम पीरियड की जो राजनीतिक प्रणाली होती ना, चारू रूप से किया जाता था। तो एक संस्था होती थी जो इन कामों को देखती थी। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है राजनीतिक प्रणाली का वर्णन, तो राजनीतिक प्रणाली के वर्णन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली थी। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आता है धार्मिक जीवन। डियर, इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, थोड़ी देर पहले, धार्मिक प्रणाली को, कि प्रकृति पूजा, ठीक है, बहुदेववादी थे। प्रकृति पूजा कैसे करते थे? पीपल का वृक्ष मिला है, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो प्रकृति पूजन थे। ठीक है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें महिला की मूर्ति, नृत्यकी की मूर्ति, जिसके गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर हम इनको एक प्रकृतिवादी कह सकते हैं। पूजा स्थल मंदिर के अवशेष नहीं थे, ये चीज अभी हमने डिस्कस किया। फिर पशुपतिनाथ, वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा डिस्कस कर चुके हैं। यौगिक पोस्चर में एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे सबसे ज्यादा। पशुओं की पूजा, क्योंकि जितनी भी जो सील्स मिली हुई हैं, सील्स मतलब मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनमें पशुओं की आकृति अधिकतर बनी हुई थी। स्वास्तिक चिन्ह बता दिया है। तंत्रवाद के अवशेष, तंत्रवाद के अवशेष से मतलब ये होता है कि उत्खनन में हमें कुछ ऐसे तावीज प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो जिसके आधार पर उस समय के तंत्र विद्या के होने के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जैसे लोग तावीज क्यों पहनते हैं अधिकतर? तावीज कि भैया कोई ये अलफ ना आए, वो अलफ ना आए। हम छोटे बच्चों के लिए भी हाय पहनाते हैं अपने यहाँ पे, कि कोई ऐसी बुरी दृष्टि से अगर नहीं देख रहा है। तो ये क्या है, हमारा एक सोचने का एक परसेप्शन होता है। अच्छा है, लोग मानते हैं, है ना, तो उनकी भावनाओं के बारे में हम किसी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो आपने देखा। तो उसी तरह से क्या होते थे, कुछ तावीज हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हुए, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तंत्र विद्या भी हुआ करती थी। ठीक है, लोग इस तावीजों का इस्तेमाल भी करते थे। फिर बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था।
क्योंकि जो पशुपति की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी ना, उसमें कुछ नीचे हमें जानवर मिले। तो बैल हो गया, बैल के, और बैल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों भी बोला जाता है, क्योंकि जो मोहरें प्राप्त हुई है ना, उनमें जो पशुओं में सबसे ज्यादा आकृति प्राप्त हुई है ना, वो हमें बैल की हुई है, और खासकर एक सींग वाला जो गैंडा वाला बैल होता है ना, उसकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर ये निभाता था। फिर नाग पूजा और मातृ शक्ति की पूजा। मातृ शक्ति तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें स्टैच्यूज, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो किसकी, महिला की हुई है। तो ये इनकी एक धार्मिक विचारधारा यहाँ पे थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सैंधवकालीन सभ्यता की धार्मिक विचारधारा का वर्णन करें, आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप वही डालोगे, सैंधव सभ्यता, ठीक है, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्याप्त थी। पहला पॉइंट ये आएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखोगे कि सैंधव सभ्यता की धार्मिक जीवन, ऐसा लिखोगे आप यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप पॉइंट यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, पॉइंट इस तरह से ही पॉइंट डालोगे और इनको एक्सप्लेन कर लोगे। 11 मार्क्स में आएगा तो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करोगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा रहा है, 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो 2-3 पॉइंट डालकर यहाँ पर आप इनके धार्मिक जीवन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप आंसर कोट करोगे। तो ये इनका एक धार्मिक जीवन हुआ करता था। धार्मिक जीवन के बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम यहाँ पे, नगर नियोजना। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जल प्रबंधन प्रणाली कैसी थी, भवन निर्माण कैसे थे, सड़कें और गलियां कैसी थी, ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब बात करते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सैंधवकालीन सभ्यता का पतन कैसे हुआ। 2017 का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो जिस प्रकार से सैंधवकालीन सभ्यता के उत्कर्ष को लेकर, ठीक है, उत्कर्ष के साथ साथ इसके स्थापनाकर्ता को लेकर, ठीक है, इतिहासकारों में मतभेद है, उसी प्रकार से इसके पतन को लेकर भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कोविड आ गया था, उस समय महामारी आ गई थी, जिस कारण से सभ्यता खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर क्या हुए थे, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, बाढ़ वगैरह आई थी, क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे थी, उस समय सरस्वती और कुछ और नदियां होती थी, तो इनमें उफान आया, उफान आने के कारण ये सभ्यता डूब गई। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि बाहर की जो जनजाति थी ना, उसने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आर्यों के साथ बाकी मिलकर रहने लगे, फिर आगे जाके वैदिक सभ्यता आएगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था यहाँ पर, ठीक है, बहाव दिशा में परिवर्तन, अकाल बढ़ गया था, सूख गई थी नदियां यहाँ पर, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चले गए थे। फिर सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है, नदी की आपदा। फिर प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा का मतलब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये होता है, जैसे कोविड-19 आ गया था, ये एक इसको आप ले सकते हो। तो हो सकता है कोई भुखमरी आ गई हो, कोई महामारी हैजा टाइप का फैल गया हो, जे इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी। फिर प्रशासनिक तंत्र की शिथिलता, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र तो था ही नहीं, संस्था चलाती थी यहाँ पर पूरा काम यहाँ पे, तो शिथिलता के कारण, यहाँ पर कोई तंत्र ना होने के कारण लोगों के ऊपर आक्रमण हो गया था, और आपस में यहाँ पे जो छोटे छोटे से कबीले थे उनने लड़ाई कर ली थी। तो ये एक रीजन भी यहाँ पर इस सभ्यता का खत्म होने का माना जाता है। फिर जनसंख्या वृद्धि, सीमित क्षेत्र में अत्यधिक बोझ का संतुलन। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हो रहा था, तो लोग यहाँ पर माइग्रेट करना भी इन्होंने शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो एक ये रीजंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे पतन होने के। 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के ऊपर चर्चा करनी थी। अगर अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको इसके पतन के कारण लिखना है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस चीज के बारे में देख लो। ठीक है, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पतन के बारे में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या डालोगे और आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये डालोगे, चाहो तो वही इंट्रोडक्शन डाल दो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, या फिर ऐसे भी इंट्रोडक्शन डाल सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में परस्पर मतभेद है। ठीक है, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसके पतन को लेकर अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि निम्नानुसार है। ऐसे करके आप डालोगे। फिर कुछ इतिहासकार के नाम आपको याद रखना है, जैसे विस्ट का नाम याद रखना है, नारायण जी का नाम याद रखना है, एलियट का नाम याद रखना है, मैक्स मूलर का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग मत दिए हुए हैं।
तो कुछ इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता का मत, ठीक है, आप ऐसे करके लिखोगे कि मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, कि जो बाहर आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ, विस्ट के अनुसार वहां पर प्राकृतिक आपदा आ गई थी। तो ऐसे 4-5 इतिहासकारों के नाम और उनके मत को लिखोगे, फिर नीचे चाहो तो आप इसको कंक्लूड कर दोगे। कंक्लूड कैसे कर दोगे? तो उक्त मतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ठीक है, पतन को लेकर मतभेद है, चूंकि अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो सकी है। ये आप इस तरह से कंक्लूड कर दोगे। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, अभी मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको लिखकर आपको मेरे टेलीग्राम पर आंसर शेयर करना है। तो ये पतन हो गया। पतन के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है नगर नियोजन। डियर, इसको मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार इसको नगर नियोजन समझा देता हूँ। रोड्स कैसे थे, मकान कैसे थे, ये तो मैंने आपको बता दिया था। बेसिकली जो नगर नियोजन, जो मकान हुआ करते थे, ये कैसे बनते थे? जैसे आज का शहर है, आज तो हम बिल्कुल प्लेन एरिया पर शहर बनाते हैं, यहाँ पर जो शहर बनते थे ना, वो कैसे, एक मकान जो होते थे वो टीले के ऊपर होते थे। टीला मतलब कि छोटा सा एक पहाड़ी टाइप का हिस्सा होता था, उसके ऊपर घर बनाया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उस समय पे, पुरोहित हो गए, राजा हो गए, वो वहां पर रहते थे। टीला मतलब एक सीटाडेल होता था। तो ये पूर्वी भाग में होता था। पश्चिमी भाग में जो साधारण जितने भी जो वैश्य होते थे, जो व्यापार करने वाले लोग होते थे, वो यहाँ पर रहते थे। तो ये हो गए घर के 2 प्रकार। फिर जो पूरा का पूरा शहर था, इसको फोर्टिफाइड किया जाता था, किलाबंद किया जाता था, एक बाउंड्री से इसको घेर के रखा जाता था और एक ही दरवाजा होता था शहर के अंदर घुसने के लिए। आप सभी ने मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखी है, जिसमें ऋतिक रोशन गांव से शहर की तरफ जाता है। तो आपने देखा वहां पर गेट, वो गेट पर सभी लोग खड़े रहते हैं, द्वारपाल कहाँ जा रहे हो, कितना टैक्स लगेगा, फिर जाके वो शहर में एंटर होता था। तो आपने देखा एक ही गेट था वहां पर, कुछ इसी तरह से वहां पर शहर होते थे। तो जो घर मैंने बताया, जो टीले के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में जो घर बने होते थे, बाजार होता था और इसको एक फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड मतलब कि किला बंद किया जाता था और एक ही दरवाजा होता था जिससे लोग वहां पर अंदर और बाहर हुआ करते थे। तो आजकल की जो कॉलोनीज होती ना, कुछ इसी तरह से होते थे यहाँ पे। तो ये नगर नियोजन था इनका, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। फिर आता है जल प्रबंधन तकनीक। डियर, जल प्रबंधन तकनीक में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर घर में नालियां होती थी, ठीक है, जो गंदा पानी होता था वो निकलकर मुख्य नाली में आता था और मुख्य नाली शहर के बाहर यहाँ पर खुला करती थी। तो ये जल प्रबंधन था। हर घर में आंगन में कुआं हुए करते थे छोटे छोटे। तो ये चीज मैंने लिखा हुआ है। सड़कें वाला पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुका हूँ। और उसके बाद आता है भवन निर्माण। तो ये चीज हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखी है। तो ये थे आपके एक शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब क्वेश्चंस देख लो जो मैंने आपसे पूछे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में सबसे पहला एक क्वेश्चन 2015 का आया था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। डायरेक्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो इनके आंसर्स आपको किस तरह से लिखने हैं इसके बारे में देख लो। आई थिंक आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, अब सही दिख रहा है? अब सही दिख रहा होगा, है ना? मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको किस तरह से लिखोगे, इस चीज के बारे में मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखोगे, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का, ठीक है, पहला पॉइंट डालोगे आप संबंध। अगर मैं होता तो मैं कैसे लिखता इसका संबंध। लिखने में यही दिक्कत होती है कई बार, ठीक है। संबंध डालोगे और संबंध लिखने के बाद यहां पर आप सीधा यहां पर कोट करोगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। दूसरा पॉइंट यहां पर आप डालोगे विशेष। विशेष में आप सीधा यहां पे लिखोगे विशेष में, ठीक है, हाइट लिख दो, ठीक है, विशेष में लिख दो कि जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान हेतु, पहला ये पॉइंट। दूसरे में इसकी हाइट अगर आपको याद हो 7-8 मीटर, चौड़ाई याद हो तो आप चौड़ाई यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ईंटों से बना हुआ। तो इस तरह से जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो इसके विशेष में आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब इसकी ऊंचाई लिख दो यहाँ पे इतना, लंबाई डाल दो आप यहाँ पे इतना, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिख दो कि अनुष्ठान हेतु, ठीक है, उगबात, ऐसा करके आप यहाँ पे ये पॉइंट डाल लोगे, ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आया था क्वेश्चन दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बारे में यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप उत्खनन करता हड़प्पा सभ्यता,
पहला पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। टाइम पीरियड लिख दोगे इनका 1921, और फिर इनकी यहाँ पर लिख दोगे भूमिका। भूमिका में इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये सभ्यता सामने निकल कर आई। ये पॉइंट आप यहाँ पे डालोगे। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, दयाराम साहनी के बारे में एक इतिहासकार, उत्खनन करता। दूसरा लिखोगे विशेष, विशेष में लिखोगे कि इन्हीं के प्रयास के द्वारा हड़प्पा सभ्यता कैसे आई, सामने आई, प्रकाशित हुई। ये पॉइंट दयाराम साहनी का आएगा। तीसरा पॉइंट पूछा है पशुपति की प्रतिमा। पहला लिखोगे संबंध, किससे संबंध था, हड़प्पा सभ्यता से। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पशुपति शिव के बारे में, यहाँ पे इनकी विशेष करके लिखोगे। तो विशेष में आप 2 पॉइंट बना दोगे सेकंड लाइन, क्योंकि 3 लाइन रहेंगी ना आपके पास आंसर लिखने 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के आंसर के लिए 3 लाइन है, तो सबसे पहली लाइन में आप यहाँ पे डाल दो इसका संबंध, यहाँ लिखोगे आप संबंध, और सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ डालना आप विशेष। तो विशेष में आप यहाँ पे एरो कर देना, पहला पॉइंट यहाँ पे डाल देना। विशेष में आप यहाँ पे क्या डाल देना, यहाँ पे कि 5 पशु, ठीक है, 5 पशु इनके सराउंडिंग में है। अगर इंग्लिश में लिख रहा हो तो हिंदी में लिख रहा हो तो घेरे हुए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप डाल दोगे, प्रतिमा की बात हो रही है, इनको 2 सींग निरूपित है, ठीक है, 2 हॉर्न्स ऑन हेड, ऐसा लिख दोगे आप। तो ये इसका एक विशेष हो जाएगा। तो इस तरह से आप पशुपति प्रतिमा, या आपके दिमाग में उस समय कुछ और भी पॉइंट आ रहे हैं आप उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका रहेगा लिखने का। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कितनी सारी विशेषताएं मैंने बता दी। नगर नियोजन हो गया, अच्छी जल प्रकाशी प्रणाली हो गया, मात्र सत्तात्मक हो गया, प्रकृति पूजक हो गए, ये इनकी विशेषताएं कोट कर दोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे, वो आता है आप हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में कैसे लिखोगे, वही, ठीक है, पहला नगर, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनित पहला नगर, पहला पॉइंट आ जाओगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्खनन करता, ठीक है, या उत्खननकार 1921, दूसरा पॉइंट आप ये डाल दोगे। तीसरा डाल दोगे यहाँ पे किस नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी। तो इस तरह से आप ये आंसर कोट करोगे अगर आपसे हड़प्पा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले क्या लिख दोगे यहाँ पे, पहला नगर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, यहाँ पर जो जस्ट एक्सप्लेन किया। समझ में आ रहा है कैसे आंसर्स लिखने हैं। हाँ, 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी। समझ में आया इसका आंसर कैसे करेंगे आप कोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछें। बिल्कुल, विशेष करके भी ये पॉइंट डाल सकते हो और डायरेक्ट भी आप एरो करके भी इस पॉइंट को लिख सकते हो। दोनों तरीके से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। अब आपसे 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ऊपर आपको टिप्पणी करना है। इसका पतन कैसे हुआ, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया ना इस क्वेश्चन को, फिर से सुन लो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। पहले आप डालोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में, दोनों इंट्रोडक्शन में से कोई एक इंट्रोडक्शन डाल देना, या तो ये लिख देना यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये वाला इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा लगेगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में परस्पर मतभेद की स्थिति है, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, विभिन्न मत दिए गए। फिर इतिहासकार के नाम लिखोगे आप यहाँ पे और उनके मत, ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गया, महामारी हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पलायन हो गया, नदी का सूख जाना हो गया, या नदी में बाढ़ आ जाना हो गया, तो इतिहासकार और उनके मत। इस तरह से आप इस आंसर को इंट्रोडक्शन और बॉडी फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक स्थिति कैसी थी, थोड़ी देर पहले ही समझाया आर्थिक स्थिति कैसी थी यहाँ पर, ठीक है, व्यापार होता था, व्यापार के साथ साथ कृषि भी कार्य हुआ करते थे, लोगों के मनोरंजन के साधन होते थे, ठीक है, एम्यूजमेंट के साधन, ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह करते थे, बार्टर सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था। ये पॉइंट आपके इसमें आओगे। तो पहले इसमें भी इंट्रोडक्शन डालोगे, कैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, यहाँ के आर्थिक जीवन को हम निम्न पहलुओं या निम्न जो के आधार पर समझ सकते हैं। फिर एक एक करके आप यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बोला उनको आप यहाँ पे कोट करोगे, ये आपके 5 मार्क्स में ही हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद परिचयात्मक वर्णन आपको देना है। तो परिचयात्मक वर्णन कैसे दोगे, वही जो एक्सप्लेन कर रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम, आई एम सो सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है, ये चीज, इसका उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था।
ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यह भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, लगभग 10 से 12 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई थी, जिसका विस्तार, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान है ना, उत्तर प्रदेश और एवं मध्य सभी राज्यों में था। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख दोगे। तीसरा पॉइंट में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके, चाहो तो आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर हो गया, ठीक है, हमारा महाराष्ट्र का दाइमाबाद हो गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, मांडा आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये इसका एक परिचयात्मक वर्णन होगा जो इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन के बाद इसको पॉइंट्स में जो मैंने लिखने के लिए बोला। फिर इसके बाद नेक्स्ट, सामाजिक संरचना। ये जस्ट मैं आपको बता चुका हूं अभी कि सामाजिक संरचना में समाज कैसा था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, मंदिर के होने के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। आभूषण का स्त्री और पुरुष दोनों सबसे ज्यादा महत्व यहाँ पे रखते थे। ये एक समाज होता है ना, कपड़ों में 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये नाभि होता था, वही अधिवास होता था, और नीचे एक स्कर्ट टाइप। तो ये सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन के बारे में ये पहलू आप वहां पर लिखोगे, जो अभी मैंने ऊपर 5 पॉइंट्स दिए हैं। फिर आता है नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, स्पष्ट कीजिए। नगर नियोजन 5-7 पॉइंट बताए ना था अभी, क्यों इसको नगरीय सभ्यता बोलते थे। प्रॉपर रोड्स होती थी, प्रॉपर घर बने हुए थे, हर घर में एक यहाँ पर आंगन, और आंगन के साथ साथ कुआं होता था। ये इनकी एक नगरीय सभ्यता की एक विशेषता थी। अब गांव में तो कोई हमें आज के टाइम पे प्रॉपर घर नहीं मिलते हैं, ठीक है, रोड्स प्रॉपर नहीं मिलती है ना। तो ये जो नगर नियोजन के जो पॉइंट्स थे, जो नगरीय सभ्यता को इंडिकेट करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नगर नियोजन में लिखोगे इसके। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आपको अपनी कॉपीज मुझसे शेयर करना है। और लास्ट में ये दोनों चीजें जो सारे पॉइंट्स से ना धार्मिक जीवन वाले की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो मोहरें किस चीज से संबंधित थी, अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनके बारे में आप लिखोगे। पशुपति मूर्ति के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, नर्तकी की मूर्ति के बारे में लिखोगे, मंदिर नहीं होने के साक्ष्य, इनको एलेबोरेट करके आपको धार्मिक जीवन के बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन को भी थोड़ा 5-7 लाइन में लेकर आ जाना। 5-7 लाइन में कैसे लेकर आ जाओगे कि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही ना, तो वही इंट्रोडक्शन। तो पहले हड़प्पा सभ्यता भारत की विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में व्याप्त थी। यहाँ के धार्मिक जीवन को हम निम्न के आधार पर समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक एक पॉइंट, फिर धार्मिक जीवन हेडिंग डालना, और नीचे पॉइंट नंबर 1 डालना, ठीक है, मंदिरों का अभाव, ऐसा पॉइंट करके कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के कोई भी मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु पुरोहित वर्ग का होना यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन में आप लिखोगे ताबीजों की प्राप्ति, ताबीज और अग्नि वेदिकाएं। एक्सप्लेन कर देना कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्य में काफी अधिक मात्रा में ताबीज प्राप्त हुए, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस समय ना तांत्रिक विद्या भी हुआ करती थी। साथ ही, ठीक है, यज्ञों का महत्व भी अधिक था, क्योंकि धौलावीरा और लोथल जैसी जगहों से हमें अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। ये एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो धार्मिक जीवन को आप इसी तरह से एक्सप्लेन आप करोगे। 11 मार्क्स का है ना, तो हर पॉइंट को आपको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर सैंधव सभ्यता के दौरान राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करें। एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी ऊपर ही। तो ये क्वेश्चंस आपको अभी करने हैं, और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको अभी मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी ये पीडीएफ? आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है ना कौन सा है, यहाँ पे अंकुर दुबे अनअकैडमी। तो भैया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और कल से, आज से तो चालू नहीं हो पाएगी हमारी जो वो वाली क्लास है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो आज से चालू नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे 11 बजे। तो शॉर्ट नोट्स के इसी तरह से पूरी आपको हिस्ट्री के तीनों लेक्चर्स चल रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ अभी अंकुर दुबे अनअकैडमी पर अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज जरूर पूछो, क्योंकि फिर हमें मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ते चलना है। शॉर्ट नोट से पढ़ लो अविनाशी, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको ये सारे क्वेश्चंस। आप लोग आंसर कॉपीज कब शेयर करोगे? मैंने ग्रुप पर प्राइवेसी भी हटा दी, आप लोग शेयर कर सकते हो अपनी कॉपीज वहां पे। थैंक यू सो मच नंदिनी जी, आपके लिए भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी से मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला हुआ है कि आज मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर, बहुत बहुत।
आप सभी के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सभी को। शाम को शेयर करोगे? थैंक यू। हाँ, आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करना है यार, मिस मत करना। ऑलवेज वेलकम आयुषी जी। नहीं बनाने ना शॉर्ट नोट्स, मैं तो बना रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो यार? मैंने घर पे अगर मम्मी सब्जी या खाना बना देती हैं तो अलग से हम नहीं बनाते ना खाना, तो मैं तो बना रहा हूँ, आपको क्यों बनाना है शॉर्ट नोट्स यार? आप ही के लिए तो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है ना? मत बनाओ शॉर्ट नोट्स, अभी भेज रहा हूँ ग्रुप पर। ओके, आज पहली क्लास थी रवि, आप ग्रुप पर आ जाओ, अंकुर जुबैन एकेडमी पर, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे इस क्लास के सारे। अभी स्टार्ट हुआ है ना, आप वहां पर पहुंचो ग्रुप पर, तो थंबनेल में आपको बहुत सारी चीजें अपडेट मिल जाएंगे। ओके, 2 पेज में आयुषी, 2 पेज में 11 मार्क्स के आंसर, 2 पेज में। लाइंस मतलब कि 12 दूनी 24 के आसपास लाइन जाएंगी, 2 से 2.5 पेज मिलता है ना कॉपी में। ठीक है, चलो, तो डियर रात को मिलते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्लस क्लास को। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर डियर। ओके, बाय।